रईसानी साहब, सर आप किस तरह देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से ये जो ऐलान आया है? क्या आपके ख्याल में इस दफ़े जो ये कोशिश होगी, क्योंकि पहली कोशिश तो है नहीं रियासत की तरफ से, अब ये इस दफ़े जो ये कोशिश है, क्या आपके ख्याल में इसके कामयाब होने के या कोई चांसेस इस दफ़े ज़्यादा आपको लगते हैं सर? देखिए, बलूचिस्तान का जो संजीदा सियासी कारकुन है वो इस्लामाबाद के इन ऐलानात से कभी खुशफहमी में रहा ही नहीं। उसका एक मिसाल ये है कि जब 2018 में इमरान खान साहब का हुकूमत आया तो उनके साथ बाकायदा नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी ने एक डायलॉग की। यकीनन मैं उस 6 निकात पे बिल्कुल 100% मुतमईन नहीं हूँ, मगर मैं ये कहता हूँ एक आगाज बलूचिस्तान के पॉलिटिकल कैडर ने की और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब जो अचानक इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ये ख्याल आया कि डायलॉग होना चाहिए, तो डायलॉग का तरीक़ेकार कैसे होगा? क्या ये अफराद के साथ होगा या बलूचिस्तान के लोगों के साथ होगा? बलूचिस्तान के लोग जो कि पिछले 7 दहाई से सप्रेसिव निज़ाम के चक्की तले पिस रहे हैं और बार बार बगावतें हो रही हैं और बार बार इस किस्म के ऐलानात होते हैं, तो क्या ये बात आपके सामने खुल के नहीं है कि बार बार ये सब कुछ हो रहा है, उसके बाद बलूचिस्तान के लोगों को इत्मीनान भी नहीं मिल रहा है और उनका एतमाद विफाक और उसके ऐलानात से एक किस्म से टूट गया है। बलूचिस्तान को इस वक्त जरूरत इस बात की है कि विफाक अगर बाइख्तियार है, मैं अगर बाइख्तियार का बात कर रहा हूँ, विफाकी हुकूमत अगर बाइख्तियार है तो बलूचिस्तान को एक सोशियो इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी का जरूरत है और इस थेरेपी का आगाज इस तरीके से किया जाए कि यहाँ जो 18वीं तरमीम के तहत दिए हुए इख्तियारात हैं उनको जो है बाकायदा तौर पे मुंतकिल करें सूबे के पास, और साथ साथ वो जो कई हजार लोग मिसिंग हैं उनके लिए भी कोई ना कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाए, अगर वो जिंदा हैं, अगर वो बाहर हैं और अगर उनको कहीं ना कहीं कत्ल किया गया है, क्योंकि कोयटा के करीब एक गुमनाम कब्रिस्तान इस वक्त मौजूद है, उधर सैकड़ों की तादाद में कब्रें उन पे नंबर लगे हुए हैं, तो उसके तरीक़ेकार मौजूद है। बैनुल-अक़वामी दुनिया में ये सब कुछ हुआ है और उन्होंने इस तरीक़ेकार किया है। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इस सूबे को मिल नहीं रहे। साथ साथ ये हो रहा है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में बाकायदा तौर पे हमारे एस्टेब्लिशमेंट का दखलंदाजी है। आप भी जानते हैं, मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूं, मैं अपने जात के लिए बात नहीं करूंगा। मिसाल ये है कि NA 265 में जो केस हुआ था, जो डिप्टी स्पीकर को आज तक एस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया है, ना सुप्रीम कोर्ट उसका केस चला रहा है ना आगे गया। इसका मतलब यह है कि हकीकी नुमाइंदों को सेनेट से भी आउट किया गया है और कौमी असेंबली से भी आउट किया गया है। तो इसके बाद जो हकीकी नुमाइंदे धड़ों पे और सड़कों पे हैं उनको तो धड़ों पे रियासत में लाया, मगर जो लोग पॉलिटिकल प्रोसेस से इस मुल्क के बददिल हैं, मायूस हैं, उनको स्टेट में ले जाके पहाड़ों पे भेजा है और फिर हम इल्जाम हिंदुस्तान पे लगाते हैं। अगर आप लोगों का सियासी अमल, पार्लिमानी जमहूरी अमल को खुद रोकेंगे, फिर उनका दरवाजा कोई और खोलेगा तो वहां जाना पड़ेगा। उसका जिम्मेदार भी खुद रियासत है और रियासती इदारे हैं। बिल्कुल। रईसानी साहब, एक तो जरूर ये जो अनवारुल काकड़ साहब ने जिक्र किया है सर कि अगर मिसिंग पीपल होते हैं तो इसका ये सिम्टम है, मसला जो है वो हमारे एक कमजोर जुडिशल सिस्टम का है। सर इस पे भी जरूर बात करिएगा, पर सर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा जो पिछले वजीर आला के टेन्योर के दौरान भी पीस टॉक्स होती रही, गुफ्तगू की, उन्होंने बहुत से जो नाराज बलोच रहनुमा थे उनसे भी मुलाकातें की, मगर कोई हल नहीं एज सच निकल सका कि व्हाट वेंट रॉन्ग देयर सर? देखिए, मैंने इब्तिदा में ये अर्ज किया कि बलूचिस्तान के लोगों को सोशियो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल थेरेपी का जरूरत है। रियासत और बलूचिस्तान के लोगों में जो एतमाद का फुकदान है उसमें ये रियासत की तरफ से होगा। ताकत रियासत के पास है और वो इसको जो है खत्म कर सकता है, पहल करे।
یعنی 1948 میں جب آغا عبد الکریم صاحب نے بغاوت کی، اس کا وجہ یہ تھا کہ نیشنل کویسچن ہمارا مین ایشو ہے. اس وقت را بھی نہیں تھا اور یہ الزام آپ انڈیا وغیرہ پہ اس وقت نہیں لگا سکتے. اس کے بعد ان کو اتارنے کے بعد 20 سال جو ہے ہری پور اور مختلف جیلوں میں رکھا. اس کے بعد نوروز خان کا واقعہ ہوا. اسی طریقے سے اور لوگوں کو کے ساتھ ہوا. ہمیشہ سے بد اعتمادی رہا ہے اور اس کا وجہ ریاست ہے. ایک تو اس کو ہم سمجھیں. دوسرا عرض یہ ہے کہ انوار الحق صاحب نے کہا کہ جو لوگ ایف سی والوں کو ذبح کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایف سی ہو یا جو لوگ مسنگ ہیں ان کے خاندانوں کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہے، مگر اس کا وجہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. کہ ہم نے ڈائلاگ کا راستہ جو کہ پارلیمنٹ اور پالیٹکس ہوتا ہے، ڈائلاگ کا راستہ جو کہ ایک قوم کے مختلف نقطۂ نظر کے لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے اپنے لوگوں کے ساتھ اور ریاست کے درمیان تھرو پارلیمنٹ کرتے ہیں، اس کا راستہ باقاعدہ طور پہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ نے روک دیا بلوچستان میں، جس کی وجہ سے لوگ مایوس ہو کے پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں. اب پچھلے دنوں عمران خان نے کہا کہ 70 کروڑ میں ایک سینٹ بک رہا ہے، اور اس 70 کروڑ والے کو پھر خود بھی گلے لگا رہے تھے جن کا بلوچستان سے 20% بھی تعلق نہیں ہے. یہاں سے چلے گئے اور ٹھیکیداری کرتے اسلام آباد میں، اور بھی اسی قسم کے ٹھیکیداروں کو لا کے انہوں نے بٹھایا. تو ڈائلاگ کا راستہ خود اسٹیٹ نے روکا ہے. تیسرا بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر مالک صاحب کے دور میں بھی یہ بات ہوا اور انہوں نے کہا میں بات چیت کروں گا. اب اس پہ آنا پڑے گا کہ کیا ڈاکٹر مالک صاحب اتنے بااختیار تھے کہ وہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کریں؟ کیا وہ 18ویں ترمیم جو کہ ہمارے صوبوں کو اختیارات دے رہا تھا اس پہ مکمل ڈاکٹر مالک صاحب اور اس کے بعد آج تک عمل درآمد ہوا کہ لوگ اعتماد کر سکیں؟ کیا یہ مسنگ پرسنز کا ایشو بین الاقوامی طور پہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، انٹرنیشنل اداروں نے کہا کہ یہ انفورس ڈسپیئرنسز ہے، یہ مسنگ پرسن نہیں ہے، پانی میں بہہ کے نہیں گئے. تو اس کو تو اسٹیٹ ٹھیک کرے گا تاکہ لوگ آئیں. ڈاکٹر مالک صاحب کا جو مذاکرات تھا وہ بھی ناکام ہوا کیونکہ لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، کل ہم بات چیت کریں گے اور پھر ہمارا شر پہلے والوں کی طرح ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام تر کوتاہیاں کمزوریاں اسٹیٹ کی طرف سے ہیں. یہاں ایک اسٹیبلشمنٹ اور سویلین اپارٹائڈ سسٹم ہے. اس اپارٹائڈ سسٹم کو خود اسٹیٹ اور پارلیمنٹ ٹھیک کر سکتا ہے. بالکل.